Hello students, welcome again. This is the video solution of electrostatics exercise 3. इसमें हम लोग दो पार्ट में करेंगे इसको। पहले पार्ट में हम लोग हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज 3 वर्कशीट के, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिमेनिंग हाफ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। तो जिन भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आप रेफर कर लीजिएगा। ओके, सो गाइज, इन द क्वेश्चन नंबर 1 you have given 5 balls, so they are hanged with the threads. तो लेट्स सपोज दिस इज बॉल 1, ठीक है। यहां पर हमने लगाया बॉल 2, फिर बॉल 3। इतनी दूर दूर नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं दूर दूर बना रहा हूं। बॉल 4 और बॉल 5, ऐसे 5 बॉल्स हमने यहाँ पे लगा दिया। जैसे क्वेश्चन दिया वैसे प्रोसीड कर लो। 1 and 2 शोज अट्रैक्शन, यानी 1 पे अगर पॉजिटिव होगा तो 2 पे नेगेटिव हो जाए, 1 पे नेगेटिव होगा तो 2 पे पॉजिटिव हो जाना चाहिए, तभी तो अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट बोलता है 2 and 4 शोज अट्रैक्शन, तो अगर अट्रैक्शन शो कर रहा है तो 4 शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड यहां पर 4 शुड बी नेगेटिव। नेक्स्ट बोलता है 4 and 1 शोज द अट्रैक्शन। अब 4 and 1 को अट्रैक्शन शो करना है तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया 1 पे पॉजिटिव है तो 4 पे भी पॉजिटिव है, क्योंकि पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई किया। 1 पर नेगेटिव है तो 4 भी नेगेटिव है, तो भैया ये तो रिपल्शन शो कर रहे हैं। तो अब हमें कुछ नई चीज करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो एक केस को और इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम इसको न्यूट्रल ले लें। अगर इसको न्यूट्रल ले लिया और यहाँ इसको नेगेटिवली चार्ज किया, यानी 2 को नेगेटिवली चार्ज किया तो अट्रैक्शन होगा। इसको न्यूट्रल लेने पे 2 को पॉजिटिव चार्ज किया तब भी अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और अब देखो, मुझे लाना है 1 and 4 के बीच में अट्रैक्शन, तो 1 and 4 के बीच में अट्रैक्शन जब भी आप आएगा जबकि ये पॉजिटिव हो या फिर ये नेगेटिव है, तब भी आ जाएगा इंडक्शन की वजह से, राइट। तो अब ये सारे केसेस हो गए। अब चलो रिपल्शन के पास चलते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसको न्यूट्रल क्यों नहीं किया, तो इसको न्यूट्रल कर लो। वैसे तो आपको बॉल 1 के बारे में बोलना है, ठीक है, लेकिन आप चाहो तो इसको भी न्यूट्रल कर लो कि भाई इसको अगर आपने न्यूट्रल कर लिया, ठीक है, तो 1 and 2 के बीच में अट्रैक्शन शो करना है आपको, तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये न्यूट्रल अट्रैक्शन हो गया, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और ये न्यूट्रल फिर भी अट्रैक्शन हो गया, राइट। अब आगे देखो, बॉल 2 and 3 शोज रिपल्शन। अब 2 and 3 के बीच में रिपल्शन जाना है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो सकता है। आगे देखो 4 and 5 के बीच में शो करना है आपको रिपल्शन, तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब रिपल्शन जो होता है, न्यूट्रल मानने पे रिपल्शन नहीं होता, न्यूट्रल मानने पे अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब अगर मुझे 4 and 5 के बीच में रिपल्शन शो करना है तो इसको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, 4 न्यूट्रल नहीं हो सकता। अगर 4 न्यूट्रल नहीं हो सकता तो इस केस को सही जब भी किया जा सकता है जबकि 1 न्यूट्रल हो, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 1 शुड बी न्यूट्रल। क्लियर गाइस? तो आपको ऐसे क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस बना के देखने पड़ते हैं, राइट। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना लग रहा होगा ऑन -q1। इसके ऊपर केवल आपको x कंपोनेंट बताना है। जब x कंपोनेंट बताना है तो हम जानते हैं ये वाला जो चार्ज है ये -q3 और ये -q1 दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहां पर एक फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है, रिपल्शन फोर्स। दैट रिपल्शन फोर्स इज लेट्स सपोज F3, क्योंकि थर्ड चार्ज लगा रहा है। तो ये वाला एंगल अगर आपके पास में थीटा हुआ तो फिर आप बोलेंगे कि ये वाला एंगल थीटा आ गया। तो इस F3 का ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा दैट वुड बी, मैं निकाल रहा हूं फोर्स ऑन Q1, तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा दैट वुड बी F3 साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट आ गया आपके पास में F3 साइन थीटा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, ये जो Q2 चार्ज है ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से फोर्स हम मान लेते हैं F2 है, Q2 चार्ज की वजह से, तो प्लस फोर्स F2 बन जाएगा। अब फोर्स F3 का वैल्यू क्या होगा, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यानी a स्क्वायर इंटू साइन थीटा, प्लस इसकी वजह से कितना होगा K Q1
Q2 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, राइट। और यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड, हम जानते हैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, राइट, इस टाइप से। और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस के ऑर्बिट में। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का वैल्यू होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और क्योंकि ये सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे माइनस आर कैप, यानी कि आपके पास में जो रिलेशन आएगा दैट इज माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू आर कैप। अब हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम चाहें तो उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं माइनस के ई स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स को डाउट ही आता है कि सर ये माइनस साइन क्यों आया। तो माइनस साइन इसलिए आया बिकॉज इट इज एक्टिंग अपोजिट टू द रेडियस वेक्टर। अपोजिट टू द रेडियस वेक्टर लगने की वजह से माइनस साइन यहां पर आया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या बोला कि भैया दो लाइक चार्जेस हैं एंड दोज लाइक चार्जेस आर Q एंड Q। इनके बीच में यहां पर हमने एक स्मॉल Q चार्ज रख दिया है, ठीक है। और ये तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यानी हमें इन तीनों चार्ज सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है, ठीक है। तो आपको बताना है इस Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड बताना है और इसका साइन भी बताना है, यानी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो देखो बेटा, यहां पर एक वर्ड यूज किया है इन्होंने कि हमें इनको इक्विलिब्रियम में लेके आना है। अब इक्विलिब्रियम में लाने का मतलब ये होता है कि हर चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इस वाले पे भी, इस वाले पे भी और इसके खुद पे भी। अब इसके खुद पे तो हमेशा जीरो होगा, चाहे इसको पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो। क्यों? क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव ले लिया या नेगेटिव ले लिया तो जितने फोर्स से पहला रिपेल करेगा दूसरे फोर्स से उतना करेगा, और नेगेटिव ले लिया तो जितने फोर्स से पहला अट्रैक्ट करेगा उतने फोर्स से दूसरा अट्रैक्ट करेगा, यानी ये तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हमने क्या बताया था आपको, ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा कॉर्नर वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर देना है। अगर आपने वो कर दिया तो आपको काम हो जाएगा। यानी आपको इस वाले चार्ज के ऊपर या फिर इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स को जीरो कर देना है। सिंपल सी बात है कि यहां पर नेट फोर्स को जीरो कर दो। अब हम जानते हैं कि ये वाला चार्ज मैं अगर बोल दूं कि दिस इज चार्ज 1, ये चार्ज 1 तो इसको रिपेल करेगा। जब चार्ज 1 इसको रिपेल करेगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा, लेट्स सपोज F1, और इस चार्ज को मैं 2 बोल देता हूं। तो चार्ज 2 उसको अट्रैक्ट करना चाहिए। अगर अट्रैक्ट करना चाहिए इसका मतलब यहां पर इसका नेचर नेगेटिव होना चाहिए। तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि इसका नेचर नेगेटिव होगा, ठीक है, ताकि ये इसको अट्रैक्ट कर सके। तो मान लेते हैं इसने F2 फोर्स से अट्रैक्ट किया। अब अगर नेट फोर्स को जीरो बनाना है तो फिर F1 का वैल्यू F2 के इक्वल हो जाना चाहिए। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने डिस्टेंस ए और ए कैसे ले ली? ए और ए मैंने इसलिए ली ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो जाए, मैथमेटिक्स आसान हो जाए। अगर मैं ए ले लेता या एल ले लेता तो L/2 करना पड़ता, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो हमारे पास में F1 का वैल्यू आ जाएगा K, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2a होगी। F2 का वैल्यू लिखेंगे तो K Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय ये वाले डिस्टेंस यानी a स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं, के क्यू कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर से अंदर वाला a कैंसिल आउट हो गया, यानी यहां से आपके पास में q का वैल्यू आ गया Q/4। और हमने यहां पर नेगेटिव साइन पहले से ले लिया था, ठीक है। तो जब आप इसका आंसर लिखने जाएंगे आप, तो आप क्या आंसर लिखेंगे इसका, कि इसका आंसर होगा आपके पास में Q इज इक्वल्स टू -Q/4। क्लियर? अब आप में से कोई बच्चा मुझे बोले सर मेरे को ऐसा नहीं करना, मैं पहले से साइन डिसाइड नहीं कर सकता। अगर आप पहले से साइन डिसाइड नहीं कर सकते तो आप ऐसे करो कि आपको 1 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो करना है, 1 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो करना है। तो पहले का फोर्स प्लस दूसरे का फोर्स दोनों का सम जीरो होना चाहिए। अब पहले का फोर्स कितना था, के क्यू अपॉन 2a का स्क्वायर,
दूसरे का फोर्स कितना था, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली विद साइन आंसर आ जाएगा q इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 4। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो लॉजिकली साइन पता लगा लो या मैथमेटिकली साइन पता लगा लो, मर्जी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि ये एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर यहां पर हमने दो पॉजिटिव चार्ज रख दिए हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, और इनको रखा है हमने 2a डिस्टेंस पर, यानी ये डिस्टेंस आपके पास a बन गई और ये वाले डिस्टेंस भी a बन गई है। अब आपने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज को इनके सेंटर पे प्लेस कर दिया और इससे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हो, यानी आप यहां ले गए। अगर यहां लेके गए तो उस केस में क्या होगा बेटा कि ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट, किसी फोर्स F से। इसकी वजह से ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज यहां से चल के यहां आ जाएगा। जब ये मेन पोजीशन पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसकी वजह से आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो फोर्स पीछे लगेगा, इसकी वजह से स्लो डाउन होगा, फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर इस फोर्स की वजह से वापस लौट के आएगा। जब वापस लौट के आएगा तो मेन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर ये इस तरफ जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी, फिर 0 होगी, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। यानी ये पार्टिकल यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन करेगा, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है कि x इज वेरी वेरी लेस देन a, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल SHM करेगा, क्योंकि SHM में मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट काफी कम होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर SHM वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। क्लियर। इस क्वेश्चन में क्या किया बेटा हमने कि लेट्स सपोज दिस इज x एक्सिस और हमने दो नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे रखा है। दिस वन इज योर ओरिजिन 0,0, एक नेगेटिव चार्ज को हमने रखा यहां पर 0,a पर, दूसरे नेगेटिव चार्ज को रखा हमने यहां पर 0,-a पर, और आपने जो थर्ड चार्ज रखा है पॉजिटिव चार्ज, इसको रखा है आपने 2a डिस्टेंस पर, यानी 2a,0 पर, एक्स एक्सिस पे रखा है। जैसे आप इसको रिलीज करोगे तो रिलीज करने पर इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसकी वजह से इस तरफ लगेगा और इस वाले चार्ज की वजह से इस तरफ लगेगा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा। तो जो नेट फोर्स होगा दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से चल के यहां पर आएगा मेन पोजीशन पे, और यहां इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर इस वेलोसिटी की वजह से इस तरफ बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि अब ये नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, फिर इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी। फिर वापस लौट के इस तरफ आएगा, फिर यहाँ आके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर इस तरफ जाएगा, यानी इस टाइप से ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। अब इसका मोशन SHM होगा कि ऑसिलेशन होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये यहाँ पर 2a का वैल्यू क्या है। तो अगर आप देखो 2a का वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बहुत बड़ा है, इसका मतलब इसको हम लोग SHM नहीं बोलेंगे। SHM के लिए मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आ रहा है, इसलिए इसको SHM नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग ऑसिलेशन बोलेंगे। सो हम क्या बोल सकते हैं, दिस पार्टिकल विल एग्जीक्यूट द ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। क्लियर। यहां पर जैसे कि आपने रीड किया कि एक ये आर्क दे रखा है आपको, एक नीचे वाला आर्क दे रखा है, क्वार्टर आर्क है, ठीक है। और हम जानते हैं आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है 2k लैम्डा बाई r, ठीक है, इंटू साइन अल्फा बाई 2। यहां पर अगर आप बात करोगे तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाले प्लस क्यू की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आप पास में k 2k लैम्डा। अब लैम्डा होता है चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी देखोगे तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ बन जाएगा, चार्ज है q और ये चार्ज q इस वाली क्वार्टर डिस्टेंस पर है, यानी आप पास में क्वार्टर डिस्टेंस लेंथ जो बनेगी, टोटल लेंथ जो होती है आपके पास में, दैट टोटल लेंथ इज 2πr सर्कल की, तो उसको क्वार्टर बनाएंगे तो 2πr/4 यानी πr/2, तो इसको बोल देंगे हम लोग πr/2, ये बनेगा। तो लैम्डा का वैल्यू बन गया आपके पास में 2k, लैम्डा का वैल्यू 2q अपॉन πr, और r पहले से है यहाँ पे, और साइन 90 डिग्री बाई 2 एंड साइन 45 डिग्री यानी 1/√2।
यानी हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बन जाएगा आप पास में 2√2 के क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास में निकल के आ जाएगी 2√2 के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास में निकल के आ रही है। ऐसे ही इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ अट्रैक्शन होगा। और एक बात और देखो, ये 45 डिग्री पर आएगा, यानी जो भी एंगल होता है उसके हाफ पर आता है, तो यहाँ पर भी वापस से ये 45 डिग्री पर आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही आने वाला है, यानी जितना ये है उतना ही ये आने वाला है। तो दो वेक्टर एक दूसरे से, ये भी एंगल 45 डिग्री बनेगा, दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। अगर दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो बनेगा वो इसके अलोंग बनेगा, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ आएगा। और दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो √2e बनेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, इसलिए √2e लिखा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ये ओपी के परपेंडिकुलर हुआ। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ निकाल लेते हैं। तो √2 इंटू ई का वैल्यू ये रहा हमारे पास में 2√2, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं, ठीक है, इंटू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो भाई, ये √2 तो 2 बना लिया और 2 जा 4 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका वैल्यू आ जाएगा क्यू अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट और बचा रह गया, राइट। और इसका जो डायरेक्शन आएगा ये डायरेक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू ओपी एंड दैट वुड बी डाउनवर्ड। और यही आपका इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपको ये मेटेलिक शेल दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये मेटल का बना हुआ है और यहां पर कैविटी है, ठीक है। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करनी है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी भी कंडक्टर में, ये मेटल जो है वो कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर में परपेंडिकुलरली एंटर करता है, परपेंडिकुलरली एग्जिट करता है। तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि ये वाला एंगल तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है ही नहीं, दिस एंगल इज नॉट परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर नहीं है इसका मतलब यहां पर हमारा परपेंडिकुलर नहीं होने के केस में सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाएगा। सो इट शुड बी परपेंडिकुलर, यानी ये आंसर नहीं होगा। यहां देख रहे हैं फिर से अगेन दिस एंगल इज नॉट परपेंडिकुलर, राइट, यानी अगेन ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, यहां तो एक और गड़बड़ कर रखी है, मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मेटल के अंदर तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यहां तो ये भी गड़बड़ है, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, यहां पे आ जाओ तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना रखी है, जो गड़बड़ हो गया क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होनी ही नहीं चाहिए, तो ये मिस्टेक हो गई। अब इस वाले डायग्राम को देखो, तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, सारे परपेंडिकुलर है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी नहीं है और बाहर भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द electric line of forces doesn't exist inside the metal surface, one thing. Second thing, किसी भी मेटल सरफेस में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलरली एंटर करती हैं और परपेंडिकुलरली ही एग्जिट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में रीड किया कि यहां दिया हुआ है कि एक सर्कुलर रिंग है, जिस सर्कुलर रिंग पर आपने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट चार्ज इज Q एंड दिस रिंग हैज रेडियस R। तो सबसे पहले तो समझो कि यहाँ जो चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है, उस चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखेंगे लैम्डा से, और ये होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी 2πr। ये तो होगी यहाँ पे चार्ज डेंसिटी। अब हमने क्या किया कि इसमें से छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया। तो हम जानते हैं इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सेंटर पे वो जीरो होता है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इस कंप्लीट की वजह से। अब हमने क्या किया, इस रिंग में से छोटे से पार्ट को हमने कट कर दिया, यानी मान लेते हैं इस छोटे से एलिमेंट को हमने यहाँ से कट कर दिया। जब छोटे से एलिमेंट को आप कट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे था पहले ये समझो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए था क्योंकि ये सारे एलिमेंट मिलके, यानी कि
हम बोल सकते हैं ये जो पूरी कंप्लीट आपकी रिंग है यहाँ पे, ये वाला रिंग, राइट, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करने के लिए ये वाला पार्ट आ रहा था, ठीक है। तो नेट वाले यानी ये वाले पूरे पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, और इसको कैंसिल करने के लिए ये वाला जो पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, इसकी वजह से ऐसा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर इस वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं, तो इस वाले पार्ट को रिमूव करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा सेंटर पे, वो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल पार्ट, तो मान लेते हैं आपने यहाँ छोटा सा पार्ट लिया डीएल, डीएल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर वही फील्ड आएगा। अब हम जानते हैं एक आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है, इंटू साइन अल्फा बाई 2। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये जो भी एंगल यहाँ बनाएगा, दैट एंगल वुड बी वेरी स्मॉल। तो दिस सिंस दिस एंगल अल्फा इज टेंस टू जीरो, तो आप साइन अल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं अप्रॉक्स अल्फा बाई 2। जैसे आप इसको लिखेंगे बेटा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बन जाएगा आपस में 2k लैम्डा बाई आर इंटू अल्फा बाई 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप जानते हैं k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दिया आपके लिए q/2 पाई r, और एक r ऑलरेडी है यहाँ पर, और एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ पे आर्क लेंथ हो गई dl और रेडियस हो गया r। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है दैट इज q dl अपॉन 2 8, यानी 8 एप्सिलॉन नॉट पाई 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 स्क्वायर, और ये r1 2 3 r³ ये निकल के आ जाएगा, एंड दिस वुड बी योर आंसर। तो यहाँ कॉन्सेप्ट जो था उस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, कि यहाँ कॉन्सेप्ट ये था बेटा कि ये जो कंप्लीट रिंग है, इस रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है, तो कंप्लीट रिंग की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो फिर ये वाला जो एलिमेंट यहाँ बनाया, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, राइट, और इसको कैंसिल करने के लिए ये वाला एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। तो अगर आपने इसमें से ये एलिमेंट कट कर दिया तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो इस तरफ बचेगा, और उसका वैल्यू होगा 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। सबकी वैल्यू पुट करी, आपने सॉल्व किया, और आपके पास में आंसर निकल के आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी रेडियस है, इसका रेडियस दिया है आपको आर बी, ठीक है, और आपने आउटर के ऊपर चार्ज दिया है क्यू बी, और इनर के ऊपर चार्ज दिया है आपने क्यू ए, दिस इज नेगेटिव चार्ज, राइट। और आपको क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि क्यू बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है क्यू ए के मैग्नीट्यूड से, और यहाँ पर आप एक चार्ज को लेके आ रहे हो अलोंग अ लाइन, तो मान लेते हैं इस लाइन के अलोंग चार्ज को लेके आ रहे हो, राइट। जब इस चार्ज के अलोंग, सॉरी, इस लाइन के अलोंग किसी चार्ज को आप लेके आओगे, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा आपको ये बताना है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा अंदर। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा तो जीरो से लेके आर ए तक तो जीरो होना चाहिए, तो इसमें जीरो है यानी कि ये सही हो सकता है, इसमें जीरो नहीं है यानी ये सही नहीं होगा, इसमें जीरो है यहाँ तक तो, लेकिन बाद में थोड़ा डिक्रीज कर रहा है, नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं चलो ये भी हो सकता है। ये भी नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं है, तो दो ऑप्शन तो आपके कट गए। अब बाकी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अगर आप यहाँ देखो इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, तो इसमें अब आपको बचे ऑप्शन ये वाला और ये वाला ऑप्शन है, तो यहाँ जीरो को हो रहा है टाइम, यहाँ पे भी जीरो को हो रहा है, यानी सही है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो क्योंकि ये वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। तो बाहर यानी आर बी से बड़ा लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी दे रखा है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी दे रखा है, यानी इससे कोई कंक्लूजन आप नहीं निकाल पा रहे हो, अभी भी दो ऑप्शन के बीच में टाई हो रहा है। जब इसको पास में लेके जाओगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है।
तो नेगेटिव में मैक्सिमम होकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा आपस में के क्यू बी बाई आर बी स्क्वायर माइनस ऑफ के क्यू ए बाई आर ए स्क्वायर, लेकिन नेट तो नेगेटिव में रहेगा। तो नेट नेगेटिव में यहाँ भी दे रखा है, नेट नेगेटिव में यहाँ भी दे रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं निकल रहा। लेकिन जैसे इसके अंदर जाओगे तो क्यू बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम जीरो। अब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ए की वजह से बचेगा, और क्यू ए एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से अपनी डायरेक्शन को चेंज करके पॉजिटिव कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली अपनी डायरेक्शन को चेंज करके पॉजिटिव करने वाला है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन को यहाँ पे जाने पर पॉजिटिव किया तो इसमें पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। और उसके बाद में जैसे इस पास जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ऑप्शन से सॉल्व करो। सो दिस वुड बी योर आंसर। यू हैव अ solid metallic sphere and this sphere has charge 3q, और इस स्पीयर का आपको रेडियस दे रखा है a, और इस स्पीयर को सराउंड किया हुआ है हमने एक दूसरे स्पीयर से, ठीक है, जिस स्पीयर का आपको रेडियस दे रखा है b, और इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है आपको माइनस क्यू। यहाँ पे चार्ज क्या है? माइनस क्यू, राइट। तो यहाँ चार्ज दिया हुआ है आपको कितना? माइनस, सो हियर चार्ज इज माइनस क्यू। और आपसे पूछा है कि इसके अंदर अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मान लें हम लोग P, तो इस पॉइंट P पर जिसकी ये वाली डिस्टेंस R है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, हमने केवल क्वेश्चन को समझा है। तो हम जानते हैं कि इस चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन बन गया जिसमें एक मेटेलिक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज 3q है, जिसकी रेडियस आपको a दे रखी है, और उसके बाहर कोई पॉइंट p दे रखा है r डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो आप जानते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है k 3q अपॉन r स्क्वायर। बाहर है, k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3q बाय r स्क्वायर। तो फिर आपका यही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बन जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर भाई? बाहर वाले का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। कि देयर इज अ इनर स्पीयर, दिस स्पीयर हैज रेडियस 4 सेंटीमीटर, देयर इज वन मोर स्पीयर, this one is the outer sphere, this sphere has given the radius of 6 centimeter. Now this outer sphere is earth, and this sphere is charged in such a way that inner sphere has potential of 3 ASU, राइट। अब हमें नहीं पता इनके ऊपर क्या चार्जेस हैं, तो लेट्स सपोज इसके ऊपर चार्ज है Q और इसके ऊपर चार्ज हो गया है स्मॉल q। तो इनर पे पोटेंशियल लिखोगे तो आपस में आएगा K कैपिटल Q डिवाइड बाई R, ये तो हुआ खुद की वजह से। बाहर वाले की वजह से अंदर वाले पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज KQ बाई उसकी खुद की रेडियस यानी 6। क्योंकि हम लोग यहाँ पर CGS यूनिट में वर्क करने वाले हैं तो वहाँ पे K का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू Q बाई 4 प्लस Q बाई 6। यहाँ से आपने 24 एलसीएम ले लिया तो आप पास में आ जाएगा 6Q प्लस 4Q इज इक्वल्स टू 72। ये पहली इक्वेशन निकल गया। अब आपने आउटर को अर्थ किया हुआ है, यानी V आउटर का पोटेंशियल 0 जाना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर V आउटर के पोटेंशियल को 0 करने वाले हैं। V आउटर पर चार्ज अगर Q है तो खुद की वजह से पोटेंशियल होगा KQ बाई 6, अंदर वाले की वजह से पोटेंशियल होगा KQ बाई 6, और इन दोनों का सम 0 होगा। इसका मतलब यहाँ से ये निकल के आया कि हमारे पास में स्मॉल q का वैल्यू माइनस q के इक्वल होगा, और हमसे तो पूछा है कि अंदर वाले पे चार्ज कितना होगा, तो हम तो इस चार्ज को कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी हम लोग इस q को एलिमिनेट कर देंगे। तो इस इक्वेशन से अगर आप देखें यहाँ पर 6 कैपिटल Q माइनस 4 कैपिटल Q, हमने स्मॉल q की वैल्यू माइनस q पुट कर दी, इज इक्वल्स टू 72, यानी 2q इज इक्वल्स टू आ गया 72। तो आपके पास में Q का वैल्यू आ जाएगा 36 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
सारा कैलकुलेशन जो किया गया है यहाँ पे CGS यूनिट सिस्टम में किया गया है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक शेल दिया हुआ है जिसका पोटेंशियल है 5 1, ठीक है, और इसकी रेडियस है R1। तो ऑब्वियस बात है इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो लेट्स सपोज इसके ऊपर चार्ज है Q। तो हम जानते हैं इसका जो पोटेंशियल होगा खुद पर जो चार्ज है Q उसकी वजह से K Q बाय R1 होगा। इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज होगा दैट चार्ज वुड बी इक्वल्स टू द phi इंटू R1 डिवाइडेड बाय K। ये इसके ऊपर चार्ज हुआ, ठीक है। ये तो हुई इनिशियल सिचुएशन जो आपको दी हुई है। अब आपने क्या किया भाई, इसको एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया एक दूसरे स्पीयर से। तो ये वाला जो चार्ज है ये तो सारा उठ के बाहर आ जाएगा और अंदर वाले स्पीयर पे चार्ज बन जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बनाना है, तो सारा चार्ज उठ के बाहर चला गया। तो अब जो नया पोटेंशियल आएगा इस स्पीयर पर, उस पोटेंशियल को बोला हुआ है phi 2, ठीक है। तो अब जो नया पोटेंशियल आएगा इस स्पीयर पर phi 2, उसका वैल्यू बनेगा, भाई सारा चार्ज तो बाहर जा चुका है, तो अब तो इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लाने का वर्किंग लिखना है आपको, ठीक है। तो आप पास बनेगा K Q डिवाइडेड बाय ये वाले डिस्टेंस जो R2 होगी वही पोटेंशियल होगा, क्योंकि जैसे कनेक्ट किया तो अंदर वाला चार्ज सारा बाहर चला गया, और जब चार्ज सारा चार्ज बाहर चला गया तो अंदर तो कुछ चार्ज है ही नहीं। और हम जानते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, तो वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लेके केवल इस पॉइंट तक लाने में। और इसका पोटेंशियल आ जाएगा अब आपके पास में phi 2, और ये पूरा phi 2 पोटेंशियल पूरे में कांस्टेंट होने वाला है, इस पूरे में कांस्टेंट रहेगा पोटेंशियल। तो ये बन जाएगा KQ बाय R2। यहाँ पर अगर आप Q का वैल्यू डाल दें तो K बाय R2, Q का वैल्यू डाला आपने phi 1, दिस वन इज द phi 1, R1 बाय K, तो K से K कैंसिल आउट हो गया, यानी जो बाद में इसके ऊपर पोटेंशियल आया उसका वैल्यू आ गया phi 1 इंटू R1 बाय R2, और यही आपका आंसर बन जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, हर क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ हो वैसे प्रोसीड कर लो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो आपको दिया हुआ है कि जो S पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 0,0,0, और जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है A,B,0, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2A,0,0, और R पॉइंट के यानी लास्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको A,-B,0। अब आप एक चार्ज को लेके जा रहे हो कहाँ से कहाँ, P से S, यानी आप यहाँ लेके गए, यू आर मूविंग द चार्ज फ्रॉम P टू S। इसका मतलब आप चार्ज को कहाँ लेके गए, यहाँ से यहाँ लेके गए। तो आपको बताना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगर आप चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो तो सबसे पहली बात, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगेगा एंड यू आर मूविंग इट फ्रॉम P टू S, ठीक है। तो इस फोर्स का वैल्यू होगा Q इंटू ई। जब P टू S लेके जा रहे हो तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपस में A। कैसे? 0,0,0, और ये कोऑर्डिनेट है A, तो यानी इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो फोर्स आपका लग रहा है Q इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है A, यानी फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, और वो वर्क डन आएगा F इंटू डी यानी A, तो आ जाएगा आपस में -QE इंटू A। सो दिस वुड बी द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने क्या करा, दो चार्ज लिए, जो चार्ज पहले कहाँ पर है, 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है,
8 माइक्रोकुलाम का दूसरा चार्ज है। ये पहले 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। अब इनको हम 4 सेंटीमीटर पास में लेके आ गए। अगर 4 सेंटीमीटर पास में लेके आ जाओगे तो इसका मतलब अब इनके बीच का जो डिस्टेंस बचेगा वो 6 सेंटीमीटर बचेगा। तो ये आ गया आपस में 10 माइक्रोकुलाम, ये आ गया 8 माइक्रोकुलाम। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? तो जो वर्क डन होगा वो होगा यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल, यानी इसकी ये फाइनल सिचुएशन, ये इनिशियल सिचुएशन, दोनों का डिफरेंस होगा। अब हम जानते हैं पोटेंशियल होता है के Q1 Q2 बाई आर। तो के Q1 Q2 इनको तो बाहर निकाल लें, 1/r, ठीक है। तो r का वैल्यू कितना दे रखा है आपको यहाँ पे बाद में 6 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो चाहो तो आप पहले से लेके चलो 6 इंटू 10⁻² मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, -1/10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻², ये हो गया। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो 9 इंटू 10⁻9 Q1 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 इंटू 10⁻6, ठीक है। Q2 ये 10 माइक्रोकुलाम नहीं है, दिस इज 12 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो इसको 12 ले लो, तो 12 इंटू 10⁻6 और वो दिया हुआ 8, यानी 8 इंटू 10⁻6 इंटू यहाँ पर 10⁻² बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा बेटा आपके पास में कितना 30 एलसीएम आते ही आपस बन गया 5 - 3, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, अब सारी यूनिट आपकी एमकेएस में आ गई, तो आंसर आपका जूल में आएगा। जैसे सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर निकल के आ जाएगा 5.8 जूल, राइट। तो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, आपको वर्क डन निकालना है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दो। सो दिस वाज अ सिंपलेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है बेटा आपको, यू हैव द राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा सीन दिया हुआ है। यहाँ पर जो चार्ज रखे हैं, दो चार्जेस आर Q, Q एंड कैपिटल Q, ये चार्जेस आपको रखे हुए हैं। ये साइड A, ये साइड A, तो ये साइड हो जाएगी √2a। अब बोला है इसकी इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो बताइए Q का वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इन कॉम्बिनेशन बना लें इनका। तो अगर आप इनका कॉम्बिनेशन लोगे तो आपस में आएगा K Q Q बाय A, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R। जब इन दोनों को आप एक ग्रुप बनाएंगे तो आएगा प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q बाय A। जब लास्ट इन दोनों का ग्रुप बनेगा तो आएगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय √2a। दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। अब आप क्या देख रहे हैं, K बाई A इंटू Q, K बाई A इंटू Q, K बाई A इंटू Q, सब जगह कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या आपके पास में, तो आपके पास बचा Q प्लस कैपिटल Q प्लस Q बाय √2, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू कैन राइट Q इंटू 1 प्लस 1 बाय √2 इज इक्वल्स टू -Q। यहाँ से Q का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा -√2 इंटू Q डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। अगर आप इस पर √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज -2Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2 एंड दिस वुड बी योर आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उसको 0 करना था।